हेलो एंड वेलकम टू वैभव बोर्ड्स एक्सप्रेस। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर, गाइड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन एक्सपर्ट। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 से। क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आई वुड से टू यू ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से बहुत ज्यादा मेहनत करनी है बिकॉज 7-8 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है। फाइन, तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज से शुरू करेंगे। ना व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम किसी वायर या कंडक्टर का कोई भी एक पीस लें, फॉर एग्जांपल हमने 5 मीटर का एक वायर ले लिया। अब ये 5 मीटर का वायर हमने किसी पोटेंशियल से अगर कनेक्ट नहीं किया है, पोटेंशियल का मतलब होता है किसी सॉकेट से कनेक्ट नहीं किया है, तो अगर नो पोटेंशियल इज अप्लाइड तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे फॉलो अ रैंडम मोशन लाइक दिस। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा है, तो द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इज 0। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। अब अगर सेम वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी या सेल से, फॉर एग्जांपल हमने किसी सेल से कनेक्ट कर दिया इसको, अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वायर का एंड विल स्टार्ट बिहेविंग एज पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। तो इसके अंदर अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल मोशन। और यही यूनी डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दिस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और कुछ नहीं, बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर है। कभी भी कोई भी वायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन सब के सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे कि कोई ना कोई चार्ज फ्लो कर रहा है। और अगर किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं होगा तो नो नेट चार्ज इज एक्चुअली फ्लोइंग इन द वायर। फाइन, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो एक सिंपल सी थ्योरी जो आपको बचपन में रटाई दी गई है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस आमने सामने रखे हैं तो इनके बीच में रिपल्शन एक्ट करेगा, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्जेस रखे हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करेंगे। व्हाई? बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और यहीं पर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि इनके बीच में लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर की कहानी हो गई। अब बात करेंगे आगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। यहां से आपका क्लास 12 का मेन टॉपिक शुरू होता है। ये छोटे क्लासेस की बात है जो आपको ऑलरेडी पता थी। अब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं 3। पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीनों को एक एक करके डिटेल में जानना है। तो पहले की बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ व्हाट इज कंडक्शन? आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड हम यूज करते हैं टू चार्ज कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये बॉल है A और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल है। अब हम इसके पास में एक दूसरी बॉल लेकर के आए B, ये अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, मींस अनचार्ज बॉडी। अगर हमको इस बॉडी पर चार्ज देना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। इस मेथड में हम दो ऑप्शंस में से कोई भी एक चूज करते हैं, या तो टचिंग और या फिर कनेक्टिंग। तो टचिंग या कनेक्टिंग के जरिए एक बॉडी का चार्ज दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? अगर हम इन दोनों को किसी रॉड से कनेक्ट कर दें तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्जेस जाना शुरू हो जाएंगे, जिसको दूसरी तरह से ऐसा कहा जाता है कि अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहां से यहां शुरू हो जाएगा।
और वो मोशन तब तक होगा जब तक दोनों पर चार्जेस सेम ना हो जाए। तो जब आप इसको टच करा देंगे या फिर रॉड से कनेक्ट कर देंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ए और बी दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो दोनों बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब सवाल ये होता है कि बी पर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो ए पर अगर क्यू चार्ज है और यहां पर 0 चार्ज था इनिशियल में, तो दोनों का एवरेज जो आता है, एवरेज मींस q प्लस 0/2 मींस q/2। तो q/2 चार्ज दोनों बॉडीज पर जमा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में पहला पॉइंट, दोनों का एवरेज जो निकलेगा वो चार्ज दोनों पर इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो रुक जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेम तरह का चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं आप दूसरी बॉडी पर, ऑपोजिट तरह का नहीं। मतलब अगर इस अनचार्ज बॉडी को आपको पॉजिटिव बनाना है तो इसको कनेक्ट करिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, अगर इस पर आपको नेगेटिव चार्ज देना है तो इसको कनेक्ट करिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी से। मींस द सेम टाइप ऑफ चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बी। ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन इन डिटेल। अब बात करते हैं आगे की, जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि बोर्ड में आंसर्स एग्जैक्टली कैसे लिखने हैं। तो आई प्रोवाइड यू द नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड मेथड की हम बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब देखिए फ्रिक्शन में क्या करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू चार्ज ओनली इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को अगर चार्ज करना है तो आपको फ्रिक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये क्या कर रहे हैं हम, सपोज हमने एक मेटल स्फीयर लिया ए और इसको हमने किसी रॉड से, फॉर एग्जांपल किसी रॉड से रब कराया। सपोज दोनों हाथ जिस तरह से रब करते हैं तो रबिंग करने के बाद क्या होती है, हीट डेवलप। इसी तरह अगर किसी दो इंसुलेटर्स को आपस में रब कराया जाए तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी से किस बॉडी में? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। सपोजिंगली ए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू डी, तो ए से बी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये रॉड, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो ये रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड स्फीयर ए विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज हाउ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वर्क्स। तो फ्रिक्शन मेथड में हम इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही बॉडी शुरुआत में अनचार्ज थी, सिर्फ आपने रब किया और बाय रबिंग व्हाट इज डन, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किए गए। तो इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी अनचार्ज बॉडी या कोई भी चार्ज बॉडी नहीं है जिससे आप किसी दूसरी बॉडी को चार्ज कर सके, तो आप दो अनचार्ज बॉडीज को लेकर के रब करा करके भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट अगेन आई रिपीट, दिस मेथड इज यूज्ड टू चार्ज इंसुलेटर्स ओनली। कंडक्टर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो मेटल रॉड्स ली, दोनों को रब कराया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ऐसा कंडक्टर्स में नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरे मेथड की तरफ। हमारा तीसरा मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बिकॉज ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए। तो हम इंडक्शन की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, कंडक्टर्स के लिए ही यूज होने वाला मेथड है ये। अब आप कहेंगे सर कंडक्टर्स का तो काम हो चुका है, कंडक्टर्स तो हम पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन करिए, कंडक्टर्स को चार्ज कर दीजिए। द ओनली डिफरेंस इज, हमने उसमें पढ़ा कि टचिंग या फिर कनेक्टिंग करके हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक, इस मेथड में टचिंग और कनेक्टिंग कराए बिना हमको चार्ज ट्रांसफर करना है। दूसरा डिफरेंस, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज था एक बॉडी पर तो दूसरी बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, मतलब सेम टाइप का चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा मतलब दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज दिया जा सकता है।
तो इन दोनों डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम एग्जाम्पल लेकर के, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये मेथड भी कंडक्टर्स के लिए यूज होता है। अगर आप दो कंडक्टर्स को टच कराए बिना या कनेक्ट कराए बिना चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, हमने एक स्फीयर लिया और ये यहां पर इंसुलेटेड स्टैंड पे लगा हुआ है। इसके विसिनिटी में हम एक रॉड लेकर के आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। तो ये है पॉजिटिवली चार्ज रॉड ए और ये है आपका मेटल स्फीयर बी जो कि शुरुआत में अनचार्ज है। फाइन। अब होगा क्या, इसके विसिनिटी में लेकर के आना है, टच नहीं कराना है। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर के आएंगे पास में, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को करेगा अट्रैक्ट, और जब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नियर फेस पर इकट्ठे होते जाते हैं। ये है फिगर ए। तो इलेक्ट्रॉन्स नियर फेस पर आकर के कुछ इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरे फेस पर इकट्ठा हो जाते हैं कुछ इस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी भी ये बॉडी अनचार्ज है, अभी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है। आप अगर इस मार्कर में इसका नेगेटिव चार्ज उधर इकट्ठा कर दें और पॉजिटिव इधर, तो उससे ये मार्कर चार्ज नहीं हो जाता, क्योंकि नेट चार्ज अभी भी इस पर जीरो है, सिर्फ आपने पोजीशन बदली है। राइट। तो अभी भी ये बॉडी अनचार्ज है। अब फिगर सेकंड में क्या करना है, फिगर सेकंड में यहां पर आपने इसको ऑलरेडी रखा है पास में, ये हटाना नहीं है अभी, और यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा था आपके पास, ये आपको पता है। अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, दूसरे फेस को हमने अर्थ कर दिया, दूसरे फेस को अर्थिंग दे दी हमने। तो दोनों काम एक साथ करने हैं, वो क्या करना है ये समझिए। दूसरे फेस को आपने अर्थिंग अगर दी तो अर्थ इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज, ये आपको पता है। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, और साथ में आप इस रॉड को हटा लीजिए, मतलब इसको अर्थ करना है इस रॉड को, और दोनों को फिर एक साथ हटा लेना है। तो फिगर सी में कंडीशन आपकी ये बनेगी कि ये भी आपने हटा लिया और इस पर चार्ज ट्रांसफर करने के बाद अर्थिंग वायर भी आपने हटा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो दिस इज हाउ आपने मेटल स्फीयर बी को नेगेटिवली चार्ज बना दिया है। तो मतलब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, आप पॉजिटिव चार्ज ला करके ऑपोजिट चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये मेथड भी कंडक्टर्स के लिए यूज होता है जब भी आपको टचिंग या कनेक्टिंग कराए बिना इसको करना हो। ठीक, तो ये थे हमारे तीनों मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो कि बहुत जरूरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप सब ठीक जा रहा होगा, आपकी पर्सनल पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि ये वो साल है, स्कूल की जर्नी खत्म हो रही है, लास्ट ईयर ऑफ द स्कूल। तो इसको बहुत अच्छे नोट पर आपको छोड़ना है, और ऑफ कोर्स मैं आपका साथ देने के लिए यहां पर हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, थर्ड। अब देखिए, चार्ज की वैसे तो कई प्रॉपर्टीज हैं जो हमको समझनी है और जो हमारे काम की है, वो होती है मेनली तो पहली इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो मेन स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर दूं। द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फाइन, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो Q विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। आप ऐसा तो कर सकते हैं, सपोज ये बॉडी A है, इस पर है 2 कूलम का चार्ज, और ये बॉडी B है, इस पर है -1 कूलम का चार्ज। तो आप ऐसा तो कर सकते हैं इसको टच या कनेक्ट करके कि आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर दें, लेकिन आप जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट ही आपको रखना पड़ेगा। जैसे इनका नेट चार्ज अभी हो गया 2 - 1 मतलब 1 कूलम,
तो आफ्टर इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होने के बाद भी जो समेशन ऑफ चार्ज रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो मतलब जो एंटायर सिस्टम है उसका नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और अब पढ़ते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी, जिससे आपको एक नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में 100% मिलेगा, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कॉन्टिन्यूअसली 10 इयर्स में क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है। नाउ व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी का एग्जैक्ट चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि फॉर्मूला इज Q इक्वल्स NE। नाउ व्हाट इज N एंड व्हाट इज E? N denotes the number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, बचपन से रटा हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो E की वैल्यू तो फिक्स है। अब बात N की है, तो N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि कभी भी किसी भी बॉडी में आप चार्जिंग जनरेट करते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्जिंग होती है तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। कभी भी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाए। व्हाट इज 3.5 इलेक्ट्रॉन? तो कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। n विल ऑलवेज बी इंटीजर, और n होता है इंटीजर, तो टोटल चार्ज निकल के आएगा Q इक्वल्स NE। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, फाइन, तो n की वैल्यू हो गई 5, E तो आपको फिक्स होता है, तो Q इक्वल्स NE अगर लगा दे तो N इज 5 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 5 इज 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज निकल के आ गया। तो मतलब किसी भी बॉडी का चार्ज कैन एग्जैक्टली बी कैलकुलेटेड। ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसका कॉज मैं आपको बता चुका हूं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, कभी भी फ्रैक्शनल नंबर में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब आपको मैं बताता हूं कि बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। बोर्ड का क्वेश्चन कम्स ऑफ 1 मार्क, और वो क्वेश्चन यूजुअली ये है, कैन 8.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज बी गिवन टू अ कंडक्टर, या फिर टू अ वायर, या फिर टू अ बॉडी। क्या हम किसी बॉडी पर, किसी कंडक्टर पर 8.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दे सकते हैं? इस वैल्यू को बस वो लगातार चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई होती है इस टॉपिक से। अब मैं समझाता हूं आपको ये कैसे होगा। हमको यहां पर Q की वैल्यू दी गई है, बात समझिएगा। Q की वैल्यू दी गई है, तो Q की वैल्यू रखिए यहां पर, इट इज 8.6 इंटू 10⁻⁻19 फाइन। N हमको निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ये इससे कैंसिल हुआ, और N आएगा इसको नीचे भेजकर 8.6 अपॉन 1.6। ठीक, तो अगर 8.6 अपॉन 1.6 करें तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.3 के आसपास। तो अब बात ये आती है, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ यस या नो लिखने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स में आपको यस या नो पर नंबर नहीं, बल्कि उसकी रीजनिंग पर नंबर मिलते हैं। तो कैन इतना चार्ज बी गिवन टू अ कंडक्टर, तो अब यहां आंसर है नो। क्यों नो? क्योंकि जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि n शुड बी द इंटीजर, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। 5.3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं कर सकते आप एक बॉडी से दूसरे में, या तो 5 कर सकते हैं या फिर 6 कर सकते हैं। ये 5.3 क्या होता है? तो इसलिए ये इंटीजर नहीं आया है, दैट इज व्हाई इट इज नो। मतलब दिस मच चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू द कंडक्टर, तो नो लिखेंगे, सिंस n should be the integer and that is the reason this much charge cannot be given to the conductor। अब यहां पर अगर क्वेश्चन की वैल्यू ये आ जाती कि आपको चार्ज आ जाता 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो अगर Q की वैल्यू ये होती, अब आप निकालते अगर,
तो 8 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स n इंटू e की वैल्यू इतनी। तो अब आप अगर कैंसिल करें तो n की वैल्यू सीधी सीधी 5 आएगी। तो ये इंटीजर आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस मच चार्ज कैन बी गिवन टू द कंडक्टर। तो आप चार्ज की वैल्यू के हिसाब से n को निकाल करके ये डिसाइड करेंगे वेदर दिस मच चार्ज कैन बी गिवन टू द कंडक्टर और नॉट, और उसी के हिसाब से आप आंसर करेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू आ गई यस इट कैन बी गिवन, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई नो इट कैन नॉट बी गिवन। फाइन, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की कहानी है। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट टॉपिक आज का। आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी ना समझ में आए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे वे ऑफ टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ऑडियो नहीं सही है, मेरा वीडियो नहीं सही है, मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं ठीक है, यू आर ऑलवेज वेलकम बिकॉज आई एम देयर फॉर यू ओनली। फाइन, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को समझेंगे, लास्ट टॉपिक है। 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, उसको पहले हम रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ा है? कोई भी दो चार्जेस Q1 और Q2 रखे हुए हैं किसी एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, जिसको हमने R से डिनोट किया। तो क्या हो रहा है यहां पर? एनी टू चार्जेस आर प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स। अब वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हुए रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, कूलम्बियन फोर्स का लगना तय है। तो कूलम्बियन फोर्स कितना लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले हमको बात करनी है मैग्नीट्यूड की, कि कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस रहेंगे, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सेकंड पॉइंट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रही दूसरी इक्वेशन। इसका मतलब R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, R जितना बढ़ता जाएगा फोर्स उतना घटता जाएगा। मतलब जितना दूर आप चार्जेस को रखेंगे फोर्स कम होते जाएगा। अगर इन दोनों को आप कंपाइल कर दें तो फॉर्मूला बनेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इतना पढ़ा करके हमको छोड़ दिया गया था क्लास 10th में। इसके आगे की कहानी अब है। इसके आगे की कहानी क्या है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। अब बात एप्सिलॉन नॉट की करते हैं अलग से। तो अब बात ये है कि इसको सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन में इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है। इसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। फाइन, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है ये समझिए बहुत सही से। जैसे लाइट की दुनिया में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक? ये रे ऑफ लाइट जब जा रही है तो रास्ते में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम भरा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि यहां पर वैल्यू क्या आएगी। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस कहा गया है, ऑफ वैक्यूम कहा गया है, क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में वैक्यूम भरा हुआ है, मतलब कुछ नहीं भरा। अगर इन दोनों के बीच में हम कोई और मीडियम को प्लेस कर देते हैं तो यहां ये वैल्यू चेंज हो जाती है। सबसे पहली बात ये करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की गिवन वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दे फोर्स को नीचे तो इसकी यूनिट आएगी कूलम इंटू कूलम, मतलब कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर दोनों के बीच में आप कोई मीडियम प्लेस कर दें, तो अगर आपने सपोज कोई मीडियम बीच में प्लेस कर दिया,
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो इन दोनों के बीच की परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो अब इसको समझे ध्यान से। अब आपका फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन की क्या वैल्यू होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां कोई फर्क नहीं आएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन इज K एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि जब वैक्यूम भरा हुआ था तो हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया। अगर आपने बीच में कोई और मीडियम प्लेस कर दिया तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और तब आपकी नई वैल्यू आ जाएगी परमिटिविटी की, एप्सिलॉन। तो इसको आप यहां अगर रख दें तो इट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K को अगर बाहर निकाल लें, इसको हम Fk का नाम देते हैं क्योंकि ये वो फोर्स है जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K प्लेस करने के बाद आ रहा है। तो अगर हम इसको नीचे से बाहर निकाल लें तो 1/K अलग लिख सकते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये पूरी चीज यहां से क्या है, आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब वैक्यूम का फोर्स। तो इस पूरी चीज को आप लिख सकते हैं F। तो यहां पर Fk की वैल्यू आ गई F/K। इंपॉर्टेंट बात यह है सीखने वाली कि अगर आप वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम प्लेस कर दें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो आपका फोर्स डिक्रीजेस बाय K टाइम्स। फोर्स डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम कब मिलेगा आपको, वैक्यूम में। जैसे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां होती है, वैक्यूम में, विच इज 3 × 10⁸। अगर आपने कोई भी और मीडियम प्लेस किया तो रास्ते में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा लगा रहा है। इसी तरह अगर इनके बीच में कोई मीडियम नहीं प्लेस है तो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, और अगर आपने कोई भी मीडियम प्लेस किया तो फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ K। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर आप K को एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, और यही K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट। अब समझिए, अगर हमने बीच में पानी भर दिया 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, यहां रखिए 81, तो यहां अगर रख दें तो Fk इज इक्वल्स टू F/81। इसका मतलब ये K की जगह हम यहां क्या लिख सकते हैं, वाटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने दोनों चार्जेस के बीच में वाटर प्लेस कर दिया तो आपका फोर्स इन वाटर विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 81। ये मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने का बिटवीन द चार्जेस। तो ये था कूलम्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं अभी से। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस या डेरिवेशंस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल से रिलेटेड डेरिवेशंस। तो ये था लेक्चर 1। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा मेरा मेथड ऑफ टीचिंग। अगर कोई भी समस्या लगी हो, मैं तेज बोल रहा हूँ, धीमे बोल रहा हूँ, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन द कमेंट्स। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आपके डाउट्स का वेट करूंगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।